नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे हिंदी साहित्य से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उनको समझने का प्रयास करेंगे और उनसे जो है संबंधित जो है प्रश्न जो पूछे गए हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो हमने लिंक दिया था उसमें जो है एक वैभव सिंह करके हैं, उन्होंने यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन कर लिया है। तो अगर आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं डेफिनेटली हमारे कमेंट कीजिएगा और हमारी टीम जो है आपको पिकअप करेगी और सारे जो डॉक्यूमेंट है या फिर सारे जो डिटेल्स है आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। अभी भी कुछ लोग अंडर प्रोसेसिंग में हैं, जिन लोगों ने अकाउंट बनाया है आप स्टॉक से, जो लिंक दिया गया था उसके माध्यम से। ठीक है। तो जितने लोगों को होता है बस कमेंट कीजिएगा। ठीक है। हमारी टीम देखेगी, जांचेगी। अगर आपने बनाया होगा तो डेफिनेटली सारे जो भी क्विज़ हैं, जो भी टेस्ट सीरीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के अलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं। यानी जो भक्ति आंदोलन थी, ठीक है, इन्होंने कहा था कि ये जो दक्षिण के जो अलवार थे इनकी भक्तों की देन थी। ठीक है। तो ये कथन किसका था? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन था। जबकि कुछ लोग वहीं मानते थे कि जो भक्ति आंदोलन है वो इस्लाम की देन है। ठीक। वहीं अगर बात किया जाए कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो श्वेताश्वेर उपनिषद में। ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं अगला प्रश्न हमारा है, देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के लेखककार कौन है? गारसद तासी। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर बात किया जाए अगला प्रश्न की कि काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहत्तम इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? तो ये 18 खंडों में प्रकाशित किया गया है। जबकि वहीं आपको बताना है कि जो काशी नागरी प्रचारणी सभा ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी और हिंदी साहित्य का वृहत्तम इतिहास, ठीक है, ये किनके द्वारा लिखा गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। वहीं अगर बात की जाए कि हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका के ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। वहीं अगर बात किया जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो मिश्र बंधु विनोद ने। ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया, तो मिश्र बंधु विनोद। वहीं अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है। तो 84 वैष्णव की जो वार्ता है इसमें क्या है कि हिंदी इतिहास के लेखन के पूर्व जो है प्रसिद्ध जो ग्रंथ थे इनमें जो है कवियों के जीवन गाथाएं और कृतित्व जो है मिलता है। ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? ये जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास था ये पुस्तक के रूप में किस रूप में प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। ठीक। पुस्तक से पहले जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये प्रकाशित हुआ था। वहीं अगर बात किया जाए अगला प्रश्न हमारा है कि सरोज स्मृति नामक रचना कवि किसने की थी, तो सरोज स्मृति के जो रचनाकार हैं वो हैं निराला। ठीक है। इसी तरीके से अगला प्रश्न की बात किया जाए कि आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है, तो आधुनिक काल की जो मीरा कहा जाता है वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। वह रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, तो रीतिकाल को अगर देखा जाए तो ये है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। रीति मुक्त कौन कौन से हैं, ठीक है, मैंने बता दिया, बाकी आप बताइएगा यहाँ पे। अगला हमारा है कि रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं, तो रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी। ठीक है। इनसे जो संबंधित प्रश्न है वो बार बार पूछी गई हैं, इसलिए इनको यहाँ पे देख लीजिएगा। वहीं आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। ठीक। वहीं साकेत के रचनाकार का नाम बताइए, तो साकेत के रचनाकार जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है। इसी तरीके से छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है, तो ये डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। वहीं कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है, तो कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है, तो जागरण सुधार काल के नाम से द्विवेदी काल को जाना जाता है। चिंतामणि भाग में कितने निबंध है, चिंतामणि जो भाग 1 है उसमें 17 निबंध है। वहीं अगला प्रश्न की बात किया जाए कि
पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो पथिक खंड काव्य के रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। वहीं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। वहीं मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? तो माधुर्य भक्ति थी। ठीक है, ये याद रखिएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था, कितनी नावों में कितनी बार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगर बात किया जाए, अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? तो सुमित्रानंदन पंत की लोकायतन जो रचना है वो मानवतावादी है। वहीं सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? तो सूरदास जी ने भक्ति के 11 रूपों का वर्णन किया है। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वहीं कुंभीपाक किस रचनाकार की रचना है? तो नागार्जुन की कुंभीपाक रचना है। ठीक है, वहीं युगधारा के रचनाकार का नाम बताइए। तो युगधारा के रचनाकार जो है वो नागार्जुन है। वही डाक बंगला किसका उपन्यास है? तो डाक बंगला है कमलेश्वर का। केशवदास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई थी? तो केशवदास की रसिक प्रिया की रचना 1591 में हुई थी। वहीं अगर बात किया जाए तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको आप रट लीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आप पूछे गए हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। वहीं हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है? रामचंद्र शुक्ल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गारसा दत्तासी से जो है प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि गारसा दत्तासी ने इतवार द ला लितेरतुर इदई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो गारसा दत्तासी ने इस्तवार दला लितरेतुर इदेतुई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना जो की है वो फ्रेंच में की है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वही हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया है? तो हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया है। किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। वहीं है सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वहीं अगर बात की जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? तो वीरगाथा काल। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है प्रारंभिक काल को क्या कहा है? हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा इन्होंने। वहीं हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आदिकालीन कृति ढोला मारू रात दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो आदिकालीन कृति ढोला मारू रादुहा की गणना लौकिक साहित्य के अंतर्गत की जाती है। वहीं अगर बात की जाए कि आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुईपा, शबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध रखते हैं? तो सिद्ध साहित्य से संबंध रखते हैं। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। आदिकालीन की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक ने सहायता मिलती है? जो प्राकृत पैंगलम है, इसके माध्यम से आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में सहायता मिलती है। वहीं अगर बात किया जाए कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिताकार कौन है? चंद्रवर्ण दाई। ठीक है, इसी तरीके से बात किया जाए कि रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो बिसलदेव रासो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रासो काव्य परंपरा में जो गेय काव्य है उसे क्या कहते हैं? बिसलदेव रासो। वहीं दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो व्याकरण ग्रंथ है। वहीं आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? तो अमीर खुसरो है। आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? तो वो है राउलवेल। अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? पहेलियाँ मुकरियाँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पहेलियाँ और मुकरियाँ के लिए।
वहीं अगर बात किया जाए कि रामानंद किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो रामानंद जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो सगुण और निर्गुण से भी संबंधित यहाँ पे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है, तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि है स्वयंभू, ठीक है। और अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण कौन है, तो अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण कौन है, हेमचंद्र। हिंदी के प्रथम कवि कौन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा को माना जाता है। वहीं हिंदी में चौपाई एवं दोहे का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो सरहपा के द्वारा ही किया गया था। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो ये श्रावकाचार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी की प्रथम रचना जो है वो श्रावकाचार्य है, ठीक। और हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो पृथ्वीराज रासो है। अगर रचना की बात किया जाए तो अगर देखा जाए, देखिए हिंदी के प्रथम अगर बात की जाए कि हिंदी में जो लिखी गई थी प्रथम रचना कौन थी, तो ये थी श्रावकाचार्य। और हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला अगर बात किया जाए, इसी प्रकार से हमारा जो अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो पृथ्वीराज रासो है। और हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है, तो हिंदी के प्रथम गीतकार है विद्यापति। वहीं भक्ति के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो भक्ति के प्रवर्तक के रूप में रामानुज आचार्य को माना जाता है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, असाइद। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य क्या है, तो हंसावली सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य है। वहीं हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, पद्मावत है, ठीक है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, पद्मावत। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति काव्यात्मक महाकाव्य कौन सा है, ये भी है पद्मावत। हिंदी की आदि कवयित्री कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी की आदि कवयित्री हैं मीराबाई। महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महाकाव्य जो पद्मावत है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जायसी के द्वारा। वही पूछा गया है कि कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है, तो कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है सूरसागर, ठीक है। राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है, तो राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है रामचरितमानस। वहीं अगर आपको पता ही होगा कि हिंदी काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने घोषित किया था, घोषित करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। वहीं अगर बात किया जाए कि सतसई परंपरा का आरंभ माना जाता है तुलसी सतसई से। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो ये है एकांतवासी योगी, जो कि खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथों के अंतर्गत माना जाता है। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि है श्रीधर पाठक। वहीं खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो कि हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। वहीं अगर बात किया जाए कि गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो गीत काव्य शब्द का प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने किया था। छायावाद की प्रथम कृति कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि छायावाद की प्रथम कृति है झरना, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। वहीं अगर बात किया जाए कि शुक्ला के अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है, तो पंत जी हैं, ठीक है। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोग करता है निराला, ठीक है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता कौन सी है, तो जूही की कली। वहीं अगर बात किया जाए कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी है, तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति है उर्वशी। वहीं अगर बात किया जाए कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है, तो झरना है। और सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता कौन सी है, तो गिरजे की घंटा। वहीं महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य कृति कौन सी है, तो निहार है। और प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा किया गया था। वहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट अगली मरीजों को है, क्योंकि हिंदी के प्रथम मौलिक कहानी बार बार पूछा गया है, जो कि किशोरी लाल के द्वारा लिखी गई थी, ये है इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है, तो ये है बंग महिला, जो कि राजेंद्र बाला घोष नाम है, इन्होंने लिखी, राजेंद्र बाला घोष लिखी थी। वहीं अगर बात किया जाए कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, तो नहुष, जो कि गोपाल चंद्र द्वारा रचित है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं बात किया जाए कि पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है, तो अर्ध कथानक जो है, जो कि बनारसी दास द्वारा रचित किया गया है, ठीक है। तो ये पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा के अंतर्गत आती है। वहीं अगर बात किया जाए कि हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है,
तो जानकी मंगलम जो कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा रचा गया था, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है। और हिंदी की प्रथम एकांकी का नाम क्या है? तो एक घूंट। ठीक। वहीं गद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो ये है स्वचरित आत्मचरित। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला सेगमेंट जो है हमारा व्याकरण से संबंधित, जो कि बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। अगर इनसे संबंधित प्रश्नों को देखा जाए तो कंठ ध्वनि कौन सी है? ठीक है, तो ये उच्चारण के आधार पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। तो कंठ अगर पूछा जाए आपसे तो क ख ग घ अंग और ह जो है ये कंठ है। जबकि अगर तालव्य पूछा जाए आपसे तो च छ ज झ इया और श जो है ये तालव्य है। ठीक है, और मूर्धन्य जो है ट ठ ड ढ अड़ा और ख ये जो है मूर्धन्य है। और दंत के अंदर जो दांत जो है, ठीक है, बोला जाता है तो त थ द ध न और स ये क्या है? दंत्य है। जबकि ओष्ठ बोला जाए तो ओष्ठ कौन कौन से हैं? प फ ब भ म। और दंतोष्ठ कौन सा है? तो ये है, यानी दांत और ओठों के द्वारा जो बोले जाते हैं, य र ल व। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं।